हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट वाज टाइप्स ऑफ कंपनी, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे तीन टाइप की कंपनीज देख के रखी थी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि चार टाइप की हमने कंपनी कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद की जो भी कंपनीज रहेंगी, अब हम इसके बाद में स्टार्ट करने वाले। पहले एक बार रिकॉल कर लेते कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा। सबसे पहले वी हैव सीन हियर व्हाट गवर्नमेंट कंपनी। तो एक बार फटाक से मुझे याद दिला देना, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने बोला द कंपनी इन विच 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर हेल्ड बाय सीजी माने सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विथ योर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये कंपनी को आप लोग बोलने वाले हो गवर्नमेंट कंपनी। और इसमें हमने बोला इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका मीनिंग होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। अब सवाल ये उठता, वी डोंट नो अबाउट द सब्सिडरी कंपनी, हमको यही नहीं पता कि सब्सिडरी कंपनी क्या है। तो मैंने आपको बताया था, जिस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल अगर कोई कंपनी होल्ड करे, तो जो कंपनी होल्ड कर रही है 50% से ज्यादा, वो कंपनी हुई होल्डिंग, और ये दूसरी कंपनी बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो, तो वो सब्सिडरी कंपनी भी अपने आप क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। और ये सारा की सारा दिया किस सेक्शन में गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर दे के रखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। आगे जाके हम लोगों ने फॉरेन कंपनी देखा। फॉरेन कंपनी में एक मिसकंसेप्शन होता है तुम बच्चों का कि भाई फॉरेन में जो कंपनी वो फॉरेन कंपनी, बट ऐसा नहीं होता। जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया में, लेट्स से हमने एग्जांपल में देखा था यूएसए, और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब जिसका बिजनेस एक्टिविटी वगैरह और जो भी बिजनेस होगा वो कहां से रन हो रहा है बताना, इंडिया से रन होता, तो ऐसी कंपनी को आप लोग बोलोगे फॉरेन कंपनी। फिर इसके बाद हम लोगों ने द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी देखी, दैट वाज योर प्राइवेट कंपनी। ओके, आई होप सबको याद भी आ रहा होगा प्राइवेट कंपनी के बारे में। हम लोगों ने बोला था प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज बाय इट्स आर्टिकल, मतलब जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा गया है, 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज डाल के रखे हुए। और पहले तो मैंने आपको आर्टिकल्स का मीनिंग बताया। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कोई भी कंपनी में ऐसा मान के चलना 2 डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और वो 2 डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द कंपनी मिलने वाले। ओके, किसी कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए क्या नहीं, वो सारा आपको किसके अंदर मिल जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिलेगा। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्शन डालती है। किस चीज पे रेस्ट्रिक्शन डालती है, राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मतलब प्राइवेट कंपनी के जो भी शेयर्स होंगे दे आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। नॉर्मली देखा जाए तो कंपनी के शेयर हम लोग फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अगर प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स ट्रांसफर। और इसके अलावा हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट भी देखा था, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी। ओके, 1 पर्सन कंपनी अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी ही होती, बट इसके अंदर एक आदमी से ज्यादा नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 1 पर्सन कंपनी। तो अगर 1 पर्सन कंपनी को मैं छोड़ू तो बाकी जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी रहेगी, तो यहां पे आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने प्रोविजो देखा था। प्रोविजो में पहला प्रोविजो हम लोगों ने क्या देखा, when 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जॉइंटली अगर शेयर हेल्ड करते, तो आप उन्हें एक ही बंदा मानने वाले हो। ओके, हम उनको 2 अलग अलग मेंबर नहीं पकड़ते, बल्कि हम लोग उन्हें तो एक ही बंदा मान के लेने वाले। ओके, they shall for the purposes of this sub clause be treated as what, single member। हम इन्हें सिंगल मेंबर ही मानेंगे।
इसके अलावा और एक फर्दर प्रोविजो था, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ओके, क्या फर्दर दैट, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जो बंदा कंपनी के एम्प्लॉय है और कंपनी का मेंबर भी है, तो हम उन्हें कभी भी 200 की लिमिट काउंट करते वक्त उन्हें कंसिडर नहीं करते। और सेकेंडली, अ पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, मतलब जो बंदा पहले से कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था और वो उस टाइम से मेंबर था, बट बाद में क्या होता है, बाद में बंदा एम्प्लॉय तो नहीं रहता बट स्टिल ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में भी आप लोग क्या करते हो बच्चों, इन्हें भी काउंट नहीं करते 200 की लिमिट में, ये भी हमने देखा। और लास्ट में मैंने आपको बोला था प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक, मतलब आप पब्लिक से पैसा यहां से मंगा नहीं सकते। तो ये जो कंपनी होगी इसे हमने नाम दिया था प्राइवेट कंपनी। आई होप सबको रिकॉल हो चुका होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था पब्लिक कंपनी के बारे में। तो आप मुझे फटाफट याद दिलाओ, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी। तो अगर सिंपल सोबर मेरे कंपनीज एक्ट की मैं डेफिनेशन बोलूं, तो भाई कंपनीज एक्ट ने तो बड़ा सिंपली इसको डिफाइन किया। कंपनीज एक्ट सेज दैट अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी विल बी कॉल्ड एज योर पब्लिक कंपनी, मतलब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो उसे क्या बोला जाएगा, पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। और हमने फिर इसका इंटरप्रिटेशन निकाला। लॉ ने तो बड़ा इजीली लिख के छोड़ दिया, बट मेरे को नहीं लगता कि ये देख के आपको कोई मीनिंग समझ में भी आया होगा। ओके, तो फिर हम लोगों ने इसका मीनिंग समझ के लिया था कि भाई प्राइवेट कंपनी जो नहीं उसको बोलते पब्लिक कंपनी। बट प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी कैसे बन सकती, जब उसके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पर रेस्ट्रिक्शन हो तो वो प्राइवेट कंपनी बनती। तो वो कंपनी पब्लिक कब बनेगी, जब उसके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। दूसरी बात, उस पर्टिकुलर कंपनी का हम लोगों ने बोला था कि भाई नंबर ऑफ लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन होगा 200 पे, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तीसरी बात, प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती लोगों से पैसा, बट अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी डेफिनेटली क्या कर सकती है बताना, पैसा इनवाइट कर सकती है लोगों से। ओके, तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती वो काम कौन कर पाएगी, आपकी पब्लिक कंपनी जरूर कर पाएगी। और यही बातें हम लोगों ने देख के भी रखी थी। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने आगे जाके देखा कि भाई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपके इस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और हमने देखी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, मतलब एक कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी किसको बोलते हैं, जिस कंपनी का 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो दैट अदर कंपनी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो ये जो पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी होगी तो बच्चों वो कंपनी को भी आप पब्लिक कंपनी ही मानने वाले। इज दैट क्लियर, दैट ऑल दैट कंपनी विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, योर पब्लिक कंपनी। भले ही वो अपने आर्टिकल्स के हिसाब से प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, योर पब्लिक कंपनी। ओके, तो हमने इतनी सारी बातें देख के रखी थी अप टिल नाउ। अब हम लोग आज थोड़ा सा आगे जाने वाले। नेक्स्ट आती है बच्चों 1% कंपनी। ओके, नेक्स्ट कौन सी आ रही है बताना, 1% कंपनी। अगर इसका आप नाम भी जरा सा देखो तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बस एक मेंबर होगा। दिस इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन विच देयर विल बी ओनली वन मेंबर ओवर देयर। ओके, तो ऐसी कंपनी को आप लोग क्या नाम दे रहे हो, 1% कंपनी। तो यहां पे मैं लगा तो लिख सकता हूं ओनली 1%, यहां पे लिखा भी गया है 1% कंपनी इन विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। ठीक है, एक बात मैं पते की आपको बताना चाहूंगा जो आप लोग बिजनेस लॉ में पढ़ोगे, दिस 1% कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। ओके, ये 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी ही माना जाता है। ओके, लेकिन हमने तो देखा भाई प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 लगते, मिनिमम 2 लगते, लेकिन ओपीसी उसका एक्सेप्शन है। ओपीसी है तो प्राइवेट कंपनी ही,
लेकिन इसके लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है? 1% की। अब ये 1% कंपनी पे ऐसा पकड़ के चलो, हमारे बिजनेस लॉ के पेपर में हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता बोले तो आता, बट उसको वहां पे उतना डिटेल में दिया भी गया है। हमारे ये कंपनी अकाउंट के चैप्टर में इसको बस 2 लाइनों में खत्म कर दिया, तो इसके लिए हम लोग इसमें और चर्चा नहीं करते। जब हम बिजनेस लॉ में देखेंगे तो ये तो हमको पूरा लेट लेट के देखना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, 1% कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी इन विच देयर इज ओनली 1 मेंबर। ओके, सिर्फ एक मेंबर जहां पे होगा उसको अपन क्या बोलने वाले? 1% कंपनी बोलेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी। अब देखो नाम से ही क्या समझ रहा, स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी होगी, बट किस कंपनी को छोटी बोलना, किस कंपनी को बड़ी बोलना, इसके लिए कोई लिमिट्स होंगे ना भाई, तो बस वही लिमिट्स आपको यहां पे याद रखने पड़ेंगे। अब देखो क्या बोला जाता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 of the Companies Act 2013 defines small company means a company। ओके, स्मॉल कंपनी का मतलब होता है कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो स्मॉल कंपनी होती है ना, ये अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। इसका मैं शॉर्ट में मीनिंग बताऊं तो स्मॉल कंपनी भी अपने आप में प्राइवेट कंपनी ही होती है। ओके, स्मॉल कंपनी भी अपने आप में क्या होगी? प्राइवेट कंपनी ही होगी। ये पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती। कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी। अब देखो जैसे आपने यहां पे ओपीसी देखा, 1% कंपनी देखा, वहां सिर्फ इतना बोला गया है कि ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक मेंबर होगा उसको बोलते हैं 1% कंपनी। बट मैं आपको एडिशनली क्या बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। वैसे ही ये जो स्मॉल कंपनी होती है ये अदर देन पब्लिक कंपनी है, मतलब ये पब्लिक कंपनी नहीं है बल्कि प्राइवेट कंपनी ही होती है। तो अगर कोई आपकी फिरकी ले, आपको कोई बाउंसर मारे, आपकी कोई मजा ले, आपको पूछ ले कि बाबा स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती क्या, तो आपने बोलना जी नहीं, उसकी डेफिनेशन खुद बोलती, स्मॉल कंपनी विल बी अ कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। इसका मतलब हुआ स्मॉल कंपनी कभी भी क्या नहीं हो सकती? पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। अब पब्लिक कंपनी नहीं है तो बचा क्या? बचता है प्राइवेट कंपनी। ओके, तो याद रखो स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती है। ये सब चीजें आप लोग नोट कर लिया करो जो मैं यहां पे नोट करता हूं। ओके, ठीक है, वापिस से पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। ओके, हाँ, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं भाई, कोई कंपनी छोटी है तो छोटी का लिमिट क्या, कोई कंपनी बड़ी है तो बड़ी उसको कब बोलना, तो इसके लिए कोई लिमिट सेट करे होंगे ना, तो बस वही लिमिट्स आपको यहां से लर्न करने या याद रखने। ओके, तो देखो, whose paid up share capital which does not exceed rupees 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than what 5 crore rupees। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड नहीं करता। ओके, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन और इक्वल टू ₹50 लाख हो, तो ऐसी कंपनी को आप लोग क्या नाम देने वाले? आप लोग स्मॉल कंपनी बोलोगे। ठीक है, देखो 50 लाख तक का पेड अप शेयर कैपिटल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक का, तो आप उसको क्या बोलने वाले? आप लोग उसको स्मॉल कंपनी बोलने वाले। ओके, उसके बाद जिसका टर्नओवर, अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। ओके, जिसको नहीं पता वो यहां पे लिखते चलो, टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है बताना? सेल्स। तो ऐसी कंपनी जिसका सेल्स ऑफ लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। ओके, जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़। अब एक बात समझ के लो, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं स्मॉल कंपनी किसको बोलते, तो मैं यहां पे आपको कुछ नोट्स लिखा के देता हूं जो आप लोगों ने यहां पे लिख के रखने। ओके, तो यहां पे लिखना स्मॉल कंपनी, और किस सेक्शन के अंदर कवर है?
2 सबसेक्शन 85 के अंदर कवर है। ओके, हाँ, स्मॉल कंपनी क्या होती है? तो स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती है। ओके, क्योंकि वहां पे क्या लिखा गया है? अदर देन पब्लिक कंपनी। ठीक है, और स्मॉल कंपनी की कुछ खासियत होती है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन और इक्वल टू ₹50 लाख होता है। मतलब 50 लाख से ज्यादा इसकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होती। ओके, और दूसरी बात, इसका टर्नओवर जो है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो इसका जो सेल्स है वो अगर लेस देन और इक्वल टू ₹2 करोड़ है तो ये आपकी बन जाएंगी क्या? स्मॉल कंपनी। ये चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। अब आप बोलेंगे सर यहां पे ये 5 करोड़ क्या दिया, यहां पे 20 करोड़ क्या दिया? तो मेरी बात सुन के लेना, आज के डेट में लॉ के हिसाब से स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख का और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक का, तो उसको आज के डेट में स्मॉल कंपनी बोलते हैं। अगर ये 50 लाख की लिमिट गवर्नमेंट को लगे कि ये बढ़ानी चाहिए तो वो बढ़ा सकती है, बट कहां तक बढ़ा सकती है बताना? ये 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा सकती है। वैसे ही टर्नओवर कितना रहा तो आज स्मॉल कंपनी बोलते हैं। तो भाई 2 करोड़ का टर्नओवर है तो आज उसको स्मॉल कंपनी बोलते हैं। लेकिन ये लिमिट अगर गवर्नमेंट को फ्यूचर में बढ़ानी है तो ये बढ़ा कहां तक सकते बताना? 20 करोड़ रुपीस तक बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये जो चीजें हैं 5 करोड़ या 20 करोड़, ये हमारे लिए आज रिलेवेंट नहीं है। गवर्नमेंट को अगर कल जाके ये लिमिट्स बढ़ाने हैं तो गवर्नमेंट उतने हद तक बढ़ा सकते हैं। ओके, फ्यूचर में 5 करोड़ तक लेके जा सकते हैं या 20 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। ओके, तो इसे आपको याद नहीं रखना है। याद करने के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात, स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। इन शॉर्ट ये पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। दूसरी बात, किसको स्मॉल बोलेंगे? कोई लिमिट सेट है क्या? तो लिमिट सेट है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 50 लाख, मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं होता वो स्मॉल कंपनी, या फिर जिसका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता वो भी तुम्हारी रहेंगी स्मॉल कंपनी। आई होप दिमाग में गई होगी लिमिट्स। ओके, The status of company as a small company may change from year to year। मतलब साल टू साल या ईयर टू ईयर ये क्या हो सकता है बताना? स्टेटस चेंज हो सकता है। मतलब सीधी बात है ना, अगर आप एक साल में आपका टर्नओवर लेट्स से 1.5 करोड़ से, ओके, तो आप अभी तो स्मॉल कंपनी हो, बट अगले ही साल मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ हो जाए, 2.5 करोड़ हो जाए, तो फिर मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रहने वाली। ओके, तो बोलने का मतलब है स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस है ना वो ईयर बाय ईयर चेंज हो सकता। ओके, ये जो लिमिट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये तो कभी भी चेंज हो सकते हैं। टर्नओवर मेरा कभी भी 2 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो जब ऊपर चला गया 2 करोड़ के तो स्मॉल कंपनी नहीं रहे, और 2 करोड़ के नीचे है तो भाई छोटी सी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी डेफिनेटली हो। ओके, और सवाल है पेड अप शेयर कैपिटल का, तो मैं आपको पहले भी बताया बच्चों, देखो किसी भी कंपनी में पैसा कैसे आता है? तो कंपनी शेयर्स इशू करती है और कंपनी को लोग क्या करते बताना? पैसा देती है। ओके, तो कंपनी इन लोगों को क्या देंगी? शेयर्स, और ये लोग कंपनी को क्या देते बताना? पैसा। ओके, तो ये जो पैसा कंपनी के पास आया बाय इशू ऑफ शेयर्स इशू करके जो कंपनी के पास पैसा आता, ये कंपनी का क्या बनता है बताना? शेयर कैपिटल। ये क्या बनाएगा कंपनी का? शेयर कैपिटल। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता तो वो उसकी कैपिटल मानते, तो यहां भी तो वही हो रहा ना, ये शेयर होल्डर कंपनी को दे रहा पैसे, कंपनी दे रही उसको शेयर्स। तो जो शेयर्स बेच के कंपनी के पास पैसा आया वो कंपनी का क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल किसी कंपनी का अगर 50 लाख तक का है, उससे ऊपर नहीं है, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी। या फिर जिस कंपनी का टर्नओवर माने सेल्स अगर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता तो भी वो कंपनी को क्या बोलेंगे? स्मॉल कंपनी बोलेंगे। ओके, आई होप अब तो आपके दिमाग में ये डेफिनेशन पूरी की पूरी गई होंगी। ओके,
आगे तो हमने अभी तक दो डेफिनेशन देखी। सबसे पहले हमने देखी अभी 1% कंपनी, ठीक है। तो 1% कंपनी के बारे में आप लोगों ने मुझे क्या बताया कि सर 1% कंपनी होती है ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक मेंबर होता। फिर हमने देखा था स्मॉल कंपनी के बारे में। तो स्मॉल कंपनी कौन सी होती है बताना, ये अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। तो इन शॉर्ट स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होती, सॉरी ये पब्लिक कंपनी नहीं होती, ये हमेशा क्या रहेगी बताना, आपकी प्राइवेट कंपनी ही रहती है। ओके, और हमने बोला कि ये स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल आपका 50 लाख को क्रॉस नहीं हो सकता। अगर 50 लाख क्रॉस तो स्मॉल कंपनी नहीं, 50 लाख के नीचे तो स्मॉल कंपनी। हाँ, क्या 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल। और वैसे ही अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है, माने उसका सेल्स है, ये सेल्स अगर 2 करोड़ से ऊपर जाता तो फिर वो डेफिनेटली क्या नहीं बनती, ये आपकी स्मॉल कंपनी नहीं बनती, ये फिर आपकी स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। ओके, ये सब बातें हम लोगों ने अभी अभी देख के रखी है, ठीक है। और ये जो स्टेटस रहेगा स्मॉल कंपनी का, ये हमेशा वेरी करते रहेगा। एक साल में हो सकता है ये स्मॉल कंपनी है, हो सकता है कि दूसरे साल में ये स्मॉल कंपनी ना हो। ओके, आई होप दिमाग में क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज योर लिस्टेड कंपनी। ओके, अगला टाइप ऑफ कंपनी हम लोग देख रहे हैं और वो कौन सा है बताना, आपका लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी क्या होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी कंपनी लिस्टेड है इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज बोले तो शेयर मार्केट। तो जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन शेयर मार्केट में हुआ तो उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। क्या बोल रहा हूं मैं, जिस कंपनी का कोई शेयर मार्केट में रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो लिस्टेड कंपनी बोलो, अदरवाइज वो कंपनी क्या मानी जाएगी, अनलिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। ओके, अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो सकती, इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी और इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी। ओके, तो ये आई होप दिमाग में गया होगा, यूज में भी ज्यादा आएगा नहीं फिलहाल के लिए तो भी। ओके, तो बताओ लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं, जो शेयर मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड है या रजिस्टर्ड है उसको बोलने का लिस्टेड, और जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड। और ये अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो सकती, पब्लिक भी हो सकती, प्राइवेट भी हो सकती। इज दैट क्लियर। इसके बाद देखो, देखने तो हमको 12 टाइप से, अभी हम लोग कहां तक पहुंचे बताना, 7 तक ही पहुंचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। देखो जो काम के ना दाम के, वहां से हम लोग फटाफट निपटेंगे। ओके, सेकंड है आपकी कौन सी, अनलिमिटेड कंपनी। तो बेटा अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता, जिस कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड उसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी। जिस कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती उसे हम लोग क्या बोलने वाले, अनलिमिटेड कंपनी बोलने वाले। ओके, अब मैं आपको जब कंपनी के फीचर्स बता रहा था तो मैंने आपको क्या समझाया कि भाई कंपनी में एक फीचर होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। तो कंपनी लॉस में जाओ, डूबो या कंपनी का कुछ भी हो जाओ, बट आप शेयर होल्डर से क्या उसके शेयर के अमाउंट से ज्यादा पैसा मंगा सकते क्या, तो जवाब है नहीं मंगा सकते। तो इस पे हमने बोला कि इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी में लाइबिलिटी हमेशा कैसी होती है बताना, लिमिटेड होती है। ये बात को प्रॉपरली दिमाग में रखना, कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा कैसी होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन कुछ टाइप ऑफ कंपनी होती है जहां पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती, मतलब कल चल के अगर कंपनी नुकसान में आए तो शेयर होल्डर को बोला जाता है, मेंबर्स को बोला जाता है कि भाई घर पे जाओ, घरदार बेचो और जितना पैसा मिलता इस पैसे से लाइबिलिटी पे ऑफ करो। नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में शेयर होल्डर को घर से पैसा लाना नहीं पड़ता, शेयर की अमाउंट से ज्यादा पैसा नहीं लाना पड़ता। बट जब अनलिमिटेड कंपनी हो तो भाई शेयर होल्डर को, मेंबर को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी उसे क्या लाना पड़ सकता है, पैसे लाने पड़ सकते हैं। ओके, तो ये आपकी कौन सी कंपनी हो रही है बताना, अनलिमिटेड कंपनी। ओके, आगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी शेयर की अमाउंट के जितनी होती। ओके, या मैं बोल सकता हूं अनपेड अमाउंट ऑन शेयर के जितनी लाइबिलिटी जिस कंपनी की होगी, दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, योर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके,
चलो पढ़ लेते एक बार। As per section 2 subsection 22 of the Companies Act 2013, company limited by shares means a company having the liability of members limited to the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता, एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स के जितनी होती। ये यहां पे मैं आपको समझा दूंगा तो और ज्यादा दिमाग में जाएगा, ध्यान से देखना। मान के चलो देयर इज अ कंपनी हुज नेम इज व्हाट ए, या जो भी नाम लो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी का हियर देयर इज वन शेयर होल्डर, ओके, और इस शेयर होल्डर ने इस कंपनी का एक शेयर परचेस करके रखा हुआ है। इस शेयर होल्डर ने कंपनी का एक शेयर परचेस किया और वो एक शेयर है 10 रुपए का। ये कितने रुपए का है बताना, 10 रुपए का है, ओके। तो हम लोग यहां पे दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन 1, ओके, सिचु 1। तो सिचु 1 ये है कि इस शेयर होल्डर ने अभी तक कंपनी को 8 रुपीस पे करे हुए हैं। सिचुएशन 1 देख रहे हैं हम लोग, जहां पे शेयर होल्डर ने कंपनी को कितना पे किया हुआ है, ऑलरेडी 8 रुपया पे किया हुआ है, 8 रुपीस पे करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी गई है लॉस में, बात समझ में आ रही है। ये कंपनी जो है, ये कंपनी गई है काय के अंदर, लॉस के अंदर चली गई, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता, अब कंपनी अगर लॉस में जाए तो क्या ये कंपनी इस शेयर होल्डर से कुछ एडिशनल पैसा मंगवा सकती है क्या? तो जवाब है साहब, जितना अनपेड अमाउंट ऑन शेयर है बस उतना ही कंपनी मंगवा सकती है उसके शेयर होल्डर से, उससे आधा पैसा भी ऊपर नहीं मंगा सकती। मुझे बताओ शेयर की प्राइस कितनी, 10 रुपया, और इस शेयर होल्डर ने अब तक कितना पे कर दिया, 8 रुपया। तो आप मुझे बताओ अभी अनपेड अमाउंट कितना है? अभी अनपेड अमाउंट तो 2 रुपया है, मतलब 2 रुपया तो अभी भी पे नहीं किया इस शेयर होल्डर ने इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो कंपनी अगर कल चल के लॉस में चली जाए तो उसे अगर पैसे मंगवाने पड़े तो वो शेयर होल्डर से कितने मंगवा सकती है बताना? ये 2 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं मंगाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे मंगवाने वाली है बताना? 2 रुपए, दैट इज अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। उससे ऊपर आधा पैसा भी नहीं मंगाएगी ये पर्टिकुलर कंपनी अपने शेयर होल्डर से। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। लेकिन इसमें मैं एक और सिनारियो क्रिएट करता हूं, दूसरी सिचुएशन क्रिएट करता हूं। ये एक शेयर इस शेयर होल्डर ने लिया 10 रुपीस का, और इस शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिए अब तक रुपए 10, ओके। इसने कितने पैसे पे कर दिए? 10 रुपए कंपनी को पे आउट कर दिए। ये है सिचुएशन 2। अब मेरा सवाल ये, अगर ये शेयर होल्डर कंपनी को 10 रुपए पे कर देता है, ओके, अगर ये शेयर होल्डर कंपनी को 10 रुपए पे कर देता है और ये कंपनी अब लॉस में जाए, तो सवाल ये उठता, अब लॉस में जाने के बाद क्या कंपनी शेयर होल्डर से कुछ पैसे मंगवा सकती क्या? तो जवाब है अब तो 1 रुपया भी कंपनी मंगवा सकती नहीं है, क्योंकि जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो वहां शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होती है? अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स के जितनी। अगर 10 का शेयर है, 10 के 10 पूरे पे कर दिए, तो फिर अब कंपनी डूबे या लॉस हो जाए तो भी कंपनी इस शेयर होल्डर से 1 भी रुपया अब एक्स्ट्रा का मंगवा सकती नहीं है, ओके। तो दिस इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी, ओके। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी हो या लिमिटेड बाय शेयर्स हो, तो उनकी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स की जितनी क्या होती है बताना? मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा कभी उन्हें देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। तो दिस इज अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक बार हम लोग वापस से रीड आउट कर लेंगे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स a company having the liability of its member limited by the memorandum to the amount if any unpaid on the shares respectively held by them। इसका मतलब इनकी लाइबिलिटी कितनी होने वाली है बताना? जितना अमाउंट अनपेड होगा बस उतनी ही उसकी क्या आने वाली है? लाइबिलिटी आएगी, उससे ज्यादा नहीं आने वाली। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा।
इसके बाद नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट? गारंटी। अब ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एग्जैक्टली क्या होता ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर समझ रहा हो तो हमने देखो अभी अभी में कौन से देखे, एक अनलिमिटेड कंपनी देखी। अनलिमिटेड कंपनी में होता क्या है, लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। अगर आप कोई कंपनी के मेंबर हो, वो कंपनी डूब रही, तो वो कंपनी आपसे अनलिमिटेड अमाउंट मंगवा सकती है। ओके, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या नाम देने वाले? अनलिमिटेड कंपनी। फिर हम लोगों ने देखा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इसके बारे में आपने क्या बोला, जिस कंपनी में लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स के जितनी, तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोलने वाले। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, नाम से ही आपको कुछ कुछ समझ में आना चाहिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा, सुन के लेना। एक एग्जांपल हम लोग यहां फ्रेम करते, ड्राफ्ट करते, उससे और ज्यादा आपको पिक्चर क्लियर होते हुए नजर आएगा। ठीक है, अब मान के चलो ये एक पर्टिकुलर कंपनी है और ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, जिस पर्सन को इस कंपनी में एज अ मेंबर बोल के जाना है। ओके, दिस इज वन पर्सन हु हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो इस बंदे ने कंपनी में मेंबरशिप लेते वक्त, कंपनी में मेंबरशिप लेते वक्त अगर ये बंदा बोलता है मैं गारंटी देता हूं, क्या गारंटी देता हूं? कि कल चल के कंपनी लॉस में आए। ओके, ये गारंटी देता है कि कल चल के अगर कंपनी लॉस में आए तो मैं मेरी जेब से 5 लाख रुपए निकालूंगा और कंपनी को दे दूंगा। ओके, क्या बोल रहा है वो? ये गारंटी दे रहा है कि अगर कल चल के कंपनी क्या होती है बताना, लॉस मेकिंग पोजीशन पे आ जाए या कंपनी लेट से बंद गिर जाए, तो मैं क्या करने वाला हूं बताना, मैं अपनी जेब से 5 लाख रुपए निकालूंगा और कंपनी को पे आउट करूंगा। ये किसने बोला? ये किसने गारंटी दी है? इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने दिया। मैं बोल सकता हूं भाई इस मेंबर ने यहां पे गारंटी दे के रखी है। ओके, तो इसके जैसे ही और 2-3 लोग हैं और ये 2-3 लोगों ने भी सेम वे गारंटी दी है। ये बोलता है कि साहब कल चल के कंपनी अगर बंद गिरी तो मैं क्या करता, मैं मेरी जेब से 2 लाख रुपए निकालूंगा और कंपनी में डालूंगा। तो ऐसे ही जितने भी शेयर होल्डर्स है वो अगर सारे गारंटी दे कंपनी को कि कल चल के कोई सिचुएशन निकले, कोई लॉस आए, तो हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, इतने की गारंटी देते, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, और कल चल के लॉस हो या कंपनी बंद गिरने लग जाए तो इन लोगों ने जितनी गारंटी दी है, जैसे इसने 5 लाख की गारंटी दी, इसने 2 लाख की गारंटी दी, तो इस गारंटी की अमाउंट से ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता इन पर्टिकुलर लोगों से। ओके, मतलब इन्होंने बोला मैं 5 लाख की गारंटी देता तो आप सिर्फ 5 लाख की वसूल करना। ये बोलता है मैं 2 लाख की गारंटी देता हूं तो आप सिर्फ 2 लाख ही उससे वसूल कर सकते, उससे ज्यादा पैसे आप वसूल नहीं कर सकते। तो इन्होंने जितनी गारंटी दी, इनकी लाइबिलिटी कल चल के अगर लॉस होता है या कंपनी बंद गिरती है तो इनकी लाइबिलिटी बस उतनी ही होगी जितनी अमाउंट इन लोगों ने गारंटी में देख रखी थी। तो ये 5 लाख की गारंटी देता तो उसकी लाइबिलिटी 5 लाख की, कोई 2 लाख की गारंटी दे तो उसकी लाइबिलिटी 2 लाख की। तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या नाम देंगे? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट? गारंटी। ठीक है, तो आई होप ये सबको दिमाग में गया होगा। अब पढ़ लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum। मतलब ऐसी कंपनी जिसके मेमोरेंडम के हिसाब से liability of the members is restricted to such amount as members may respectively undertake to contribute to the assets of the company। मतलब मेंबर जितना गारंटी ले रहे कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द असेट्स ऑफ द कंपनी।
इन शॉर्ट भाई कंपनी का कल चल के अगर कम ज्यादा पैसा होता तो हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे ऑन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप बोले तो कंपनी बंद हो रही है। ओके, तो कल चल के कंपनी जब बंद होगी तो हम इतना इतना पैसा लाके देंगे, ऐसी गारंटी जिसमें दी जाती है, तो वैसी कंपनी को हम लोग क्या बोलने वाले, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलेंगे। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी देख रहे हैं, और ये दो टाइप हम लोगों ने वैसे तो देखे ऊपर ऊपर से, बट अब इसको और फर्दर हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके, मैं काय की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूं। ओके, तो ऐसा मान के चलिए ये जो आप बात देखने वाले ये काफी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, तो वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, और ये जैसे कंप्लीट हो गया वैसे हमारा ये यूनिट ऐसा पकड़ के चलो, आज हमारा कंप्लीट ही होना है। ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट दिख रहा, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, क्यों काम का नहीं है बच्चों? क्योंकि आपको अभी आज के डेट पे उस पर कोई सवाल नहीं आते। थोड़ा वो देखा था बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, और जहां पे फिर क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूंगा, बट अदरवाइज तो हमारा फिर ये यूनिट जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चल अब हम लोग थोड़ा सा अंदर बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other company means a company which such companies are subsidiary company। मतलब सब्सिडरी कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी है बस उसे होल्डिंग कंपनी बोल देंगे। इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ मीनिंग साफ होता। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी की जो होल्डिंग है बस उसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। तो ये देख के मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई मीनिंग यहाँ पे क्लियर होगा। तो हमें सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी क्या होती है वो समझ के लेना पड़ेगा, तो जाके हम लोग होल्डिंग कंपनी को समझ पाएंगे। देखो यहां क्या बोला गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, subsidiary company as a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or exercises control more than 1/2 of total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। ओके, तो ये हो जाएंगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। मैं वैसे तो आपको इसके पहले भी बता चुका हूं कि आपकी सब्सिडरी कंपनी एग्जैक्टली होती क्या है, बट फिर भी मैं आपको और एक बार यहां पे बताना चाहूंगा, क्योंकि अब वापस से इसका डिस्कशन आ ही रहा है, तो एक बार और देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो आप लोग। देखो बच्चों, ये एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, और इस कंपनी का ऐसा मान के चलो 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है एक कोई दूसरी कंपनी ने। ओके, एक कंपनी है, इस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर किसी दूसरे कंपनी ने होल्ड करके रखा है। तो जिस कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करके रखा, इस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और इस कंपनी को बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी। क्योंकि इस एस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल, 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल एच कंपनी ने होल्ड किया, तो ये एच कंपनी बनेगी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, और वो एस कंपनी बनेगी सब्सिडरी कंपनी। ओके, ये तो पक्का पक्का केस है आपके होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, ये एक सिनारियो होता है डेफिनेशन के हिसाब से। या फिर एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, और इस कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, कंपोजिशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये होल्ड करेगी कोई दूसरी कंपनी। क्या बोल रहा हूं मैं? पहली बात तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्ड करे तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बनती। या फिर किसी एक कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरी कंपनी कंट्रोल करे, तो बच्चों जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोलना, और जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ओके, तो किसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करना, कंट्रोल करना वगैरह वगैरह, तो मेरी बातें आप ध्यान से सुनने लग जाओ। देखो बच्चों, किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट कौन करता है? हम लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट में देखा
तब मैंने आपको समझा दिया हु डज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मैंने आप ही को जवाब दिया था कि कंपनी में मैनेजमेंट पूरे की पूरे शेयर होल्डर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंपनी में लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते। अब इतने लोग एक साथ कंपनी में आके बैठ के क्या बिजनेस का मैनेजमेंट कर पाएंगे क्या? तो जवाब है नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये बात आप क्लियर करना। तो इसके लिए ये शेयर होल्डर मिलके कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते, या मैं बोलूंगा कुछ लोगों को अपॉइंट करते फॉर टेकिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो लोग ही मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पे ध्यान देंगे। तो वैसे जो लोग हैं जिनको सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए अपॉइंट किया गया, दे विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये चीज आप लोग आपके दिमाग में फिक्स कर लो, जो कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी करेंगे। तो अगर किसी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे तो उसे कोई दूसरी कंपनी अगर कंट्रोल कर रही है, मतलब जैसे ये एस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ओके, ये एस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, काफी सारे डायरेक्टर हैं, लेकिन इनको कंट्रोल अगर ये एच कंपनी कर रही, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर होना, कौन डायरेक्टर रहेगा, किसको निकाल देना है डायरेक्टरशिप से, ये सब अगर ये एच कंपनी डिसाइड करने लग गई, कंट्रोल करने लग गई, तो ये एच कंपनी इस एस कंपनी की क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बनेगी। तो कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी की होल्डिंग कब बन सकती है? जब अगर उस कंपनी का 50% से ज्यादा आपने होल्ड किया तब बन सकती है। जैसे इस सिनारियो में हमने देखा, अगर जैसे एच कंपनी एस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर हेल्ड कर ले तो ये एच कंपनी क्या बनेगी? होल्डिंग कंपनी बनेगी। या फिर अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने रहेंगे, कौन रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब अगर कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे सोचती है तो ये भी कंपनी उस कंपनी की क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी बनेगी। दिस कंपनी विल आल्सो बी बिकमिंग व्हाट? योर होल्डिंग कंपनी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट यार होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो बेटा एक बन जाती है अपने आप में होल्डिंग कंपनी और दूसरी बन क्या रह जाएंगी? क्या? सब्सिडरी कंपनी। तो ध्यान में लो, यहाँ पे क्या बोला गया है? सब्सिडरी कंपनी एज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब अगर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंपोजिशन होता, कंपोजिशन मतलब उसके अंदर कौन डायरेक्टर रह सकते, कौन नहीं रह सकते, ये डिसाइड करना। अगर ये डिसाइड कोई दूसरी ही कंपनी करती है तो जो कंपनी ये कंट्रोलिंग करेगी उस कंपनी को आप लोग बोलोगे होल्डिंग कंपनी, और वो दूसरी कंपनी को हम लोग क्या नाम देने वाले? सब्सिडरी कंपनी नाम देंगे। ओके, या फिर एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। 1/2 का मतलब होता है 50%, 50% से ज्यादा अगर आपने होल्ड कर लिया विथ वन और मोर सब्सिडरी तो भी वो आपकी क्या बनने वाली है? बताना। आपकी सब्सिडरी कंपनी वो वाली बनेगी और आप उसके होल्डिंग कंपनी बन जाओगे। ओके, देखो वन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी तो भी वो आपकी सब्सिडरी बनेगी। यहां पे मैं एक सिनारियो और कवर करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। ये एक कंपनी है और इस कंपनी ने 50% से ज्यादा किसी एक दूसरी कंपनी का होल्ड किया है। ओके, तो ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी ने क्या किया है बताना? 50% से ज्यादा होल्ड किया है इस पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक है, तो ये सब्सिडरी कंपनी बनी नीचे वाली, और ऊपर वाली कौन है? होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अब अगर मान के चलो ये पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, ये दोनों ने मिलके अगर किसी दूसरे कंपनी का, लेट्स से ये कंपनी लेती है 30% और ये लेती है 22%। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो ऑलरेडी एच कंपनी एस लिमिटेड की क्या है बताना? ये होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि एच लिमिटेड ने क्या किया हुआ है? इस एस लिमिटेड का पहले ही क्या लेके रखा हुआ है बताना? 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल लिया है, तो वो ऑलरेडी क्या है? होल्डिंग कंपनी है एस कंपनी की। ठीक है, अब ये एक मैं तीसरी कंपनी निकाल रहा हूं, इसको नाम देते हैं सी कंपनी।
अब ये सी कंपनी का 30% लिया शेयर एच कंपनी ने और 22% लिया है एस कंपनी ने। अब ध्यान में लेना, ये दोनों की अगर आप एडिशन करोगे तो ये दोनों कितना परसेंट हो रहा है बताना, 52%। तो हमेशा याद रखो, अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के साथ किसी दूसरे कंपनी का 50% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करे तो ये सी कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ओके, ये भी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बनेगी। और ये किसकी सब्सिडरी बनेगी बताना, इस एच कंपनी की ही सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। ओके, तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है? पहली बात तो, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे तो वो होल्डिंग कंपनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो क्या, कंट्रोल, या मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल आप होल्ड कर रहे हैं दूसरी कंपनी का, और कितने परसेंट से ज्यादा, अगर 50% से ज्यादा अगर आप होल्ड कर रहे हो, या तो खुद से या होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके अगर किसी तीसरी कंपनी का 50% से ज्यादा होल्ड करती तो भी वो तीसरी कंपनी भी इस होल्डिंग कंपनी की क्या बन जाएगी बताना, सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। ओके, आई होप ये दिमाग में गया होगा। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो इसको हम लोग क्या नाम देने वाले, सब्सिडरी कंपनी। और जो कंपनी होल्ड करती है उसको आपने क्या बोलना, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if there is indirect, हाँ क्या indirect control through the subsidiaries। ओके, अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा तो भी वो उसकी क्या बनने वाली है बताना, सब्सिडरी बनेगी। ठीक है, अब ये क्या होता है समझ के लो, मैं आपको बताता हूं। एक मान लो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग की ये एस लिमिटेड क्या है बताना, सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी के कितने से ज्यादा, 50% से ज्यादा शेयर परचेस करके रखे होंगे, तो जाके फिर क्या हो रही है बताना, ये होल्डिंग कंपनी बन गई है सब्सिडरी की। ठीक है, और ये एस लिमिटेड ने S1 लिमिटेड के भी शेयर्स परचेस करके रखे। अब बात समझो, ये जुगाड़ क्या है, ये जुगाड़ कुछ ऐसा है, एच ने एस के 50% से ज्यादा होल्ड किए तो ये एस लिमिटेड एच की क्या बनी, सब्सिडरी बनी। और ये जो एस लिमिटेड है इसने S1 के 50% से ज्यादा होल्ड करके रखे, तो यहां पे एस लिमिटेड S1 की होल्डिंग कंपनी बनी और S1 यहां पे सब्सिडरी कंपनी बन रही है। ओके, लेकिन अगर ऐसा कभी सिनारियो रहा तो ये S1 एच की भी क्या बनने वाली है बताना, सब्सिडरी बनेगी। बात समझो, देखो होल्डिंग की सब्सिडरी, या मैं बोलूंगा सब्सिडरी की सब्सिडरी अपनी भी सब्सिडरी, मतलब ये एच की सब्सिडरी है एस और एस की सब्सिडरी है S1, तो ये S1 एच की भी क्या बनने वाली है, सब्सिडरी बनेगी। ओके, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो याद रखो, अगर तुम्हारे एच की सब्सिडरी है एस और एस की सब्सिडरी S1, तो ये S1 एच की भी क्या बनने वाली है, सब्सिडरी बन जाएगी। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, और ये भी आपके होल्डिंग सब्सिडरी में ही आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बोला द कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ सब्सिडरी कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस एक्सरसाइज ऑफ सम पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। हमने बोला ना कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल रहेगा, तो ये कंट्रोल रहने का मतलब क्या है बच्चों, आप जिसे चाहे अपॉइंट कर सकते हो, जिसे चाहे निकाल सकते हो एज अ डायरेक्टर बोल के, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल होना। ओके, अब यहाँ पे एक टाइम पास सेक्शन है 128, वैसे जब आप आगे इंटरमीडिएट में जाओगे तो वहां आपको ये सेक्शन बहुत डिटेल में आएगा, बट यहाँ पे इतनी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारी कंपनी होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ दी कंपनी पे रखना पड़ता है। मतलब कंपनी का जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहीं पे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। मतलब जो हिसाब किताब होता है तो वो कहां मेंटेन करके रखोगे, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तो वहां आप लोग मेंटेन करके रखोगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अच्छा इसमें ही कुछ बातें और भी है, ये भी पढ़ लो। चलो पढ़ ही लेते पूरा। As per section 128 of the Companies Act 2013, every company shall prepare and keep its registered office books of account and relevant books and paper for every financial year which give true and fair views of the affairs of the company। तो मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो। और नीचे क्या बोला है बताना, शैल बी केप्ट ऑन एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल समझता है आपको, जब ट्रांजैक्शन हुआ तब का तब रिकॉर्ड करना, इसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, एक्रूवल पे भी करना और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के भी बेसिस पे आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, तो ये मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट हो गया। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी को सेक्शन 129 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ओके, अब बट सवाल ये उठता कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अंदर। अब जब भी आपको कभी अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड मिले, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आपको वर्ड मिले तो आप इसे क्या समझोगे, तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है सबसे पहले तो आपके कंपनी की बैलेंस शीट, ये आती है काय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई होप आपको समझता होगा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलना। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है जहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस निकल के आता वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जब आप इंटर में जाओगे तब आपको इस पे चैप्टर रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, कितनी कैश आई कितनी कैश गई, ये रिकॉर्ड होता है कैश फ्लो में। ठीक है, तो बताओ तीन कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, एक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे। उसके अलावा चेंजेस इन इक्विटी, मतलब आपके शेयर होल्डर्स में क्या क्या चेंज हो रहा, कैपिटल आप कितनी चेंज कर रहे, इसको बोलते हैं चेंजेस इन इक्विटी। तो ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट रहेंगी। ओके, तो देखो ये डेफिनेशन वैसे याद रखना जरूरी है, जब सीए इंटर में जाओगे कोई आपको पूछे कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है तो आपको बताने आने चाहिए। ओके, तो बताओ चार कौन कौन से। सबसे पहला बैलेंस शीट है, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नंबर 4 चेंजेस इन इक्विटी है। तो ऐसे चार आपके क्या बने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने। और फिफ्थ नंबर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सॉरी यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नॉट अनेक्स्ट टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इसको आप लोग प्यार से बोल सकते हो नोट्स टू अकाउंट। ओके, इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स टू अकाउंट्स भी क्या होते हैं बताना, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं। मतलब कोई अकाउंट की डिटेल में इंफॉर्मेशन अगर देनी चाहती है, अब जैसे मान लो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर अपन ने फिक्स असेट लिख दिया और उसके सामने अमाउंट लिखी, बट वो फिक्स असेट कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं, इसका जो डिटेल आपको मिलेगा वो डिटेल कहां पे मिलता है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में मिलता है। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स भी तुम्हारे क्या बन जाएंगे बताना, ये भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो आपने बोलना साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है 5 चीजें। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें आती है, 5 थिंग्स। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 चेंजेस इन इक्विटी। ओके, चेंजेस इन व्हाट, इक्विटी, इक्विटी में जो भी चेंजेस हुए वो भी आएगा। और नंबर 5 आप क्या बोल सकते हो बताना, नोट्स टू अकाउंट। ओके, नोट्स टू अकाउंट, ये सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट बनने वाले। दिस आर द 5 नोट्स टू अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। और रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा इसमें एक और बात बोलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी डॉर्मेंट कंपनी क्या है क्या नहीं, ये अपने को बिजनेस लॉ में बहुत डिटेल में, वहां पे सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सिर्फ अभी आप इतना याद रखो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको नहीं लगता, 3 कंपनीज को नहीं लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओपीसी माने 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी, इन्हें क्या नहीं लगता है
इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, बाकी सबको कैश फ्लो बनाने की जरूरत होती है। ओके, रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसने ट्रू और फेयर व्यू बताना। ठीक है, सिंपल सी बात है, छोड़ दो। फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी हमारे कंपनीज है जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, उनके लिए उनका स्पेसिफिक एक्ट होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनते, इनका ऑलरेडी एक एक्ट है IRDA एक्ट। तो इनके सारे बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इस IRDA एक्ट के हिसाब से बनते, ना कि हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से। वैसे ही बैंकिंग कंपनी है, इनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता, मतलब बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अपने लोगों जैसा नहीं बनती, ये अलग बनती है। और वो कैसे बनती है, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया है वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की अलग तरीके से बनती है। ओके, तो जिनका स्पेसिफिक एक्ट है तो उनका उनके एक्ट के हिसाब से बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनता। ठीक है, हाँ, लेकिन जो बाकी की सारी कंपनीज है उनकी बैलेंस शीट बनती है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। देखो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट में सारे कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनते बताना। जो बैलेंस शीट रहेंगी वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में दिया गया है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कहां पे दिया है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो एक बात तो पक्की है, आपके शेड्यूल 3 ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का फॉर्मेट दिया है। किसने, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या देके रखे, फॉर्मेट देके रखे, जिसमें 2 पार्ट है। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, और जो पार्ट 2 रहेगा तो ये पार्ट 2 में आपको फॉर्मेट मिलेगा किसका बताना, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, तो ये शेड्यूल 3 के अंदर दिया गया है। कोई आपको अगर पूछे कि चलो रे बताओ, हम कंपनी में जो बैलेंस शीट बनाते तो वो दिया कहां पे गया है, तो आपने फटाक से बोलना साहब शेड्यूल 3 के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है एंड पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ये आपने फटाक से बोल देना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर थ्योरी। कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब छोटे मोटे पार्ट है भाई, जब भी आप बनाते हो तो आपने कंप्लाई करना है फाइनेंशियल स्टेट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह आपने सारे कंप्लाई करना है। ओके, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ योर बैलेंस शीट। अपने को बस एक खाद प्रॉब्लम में ये कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट लगेगी, अदरवाइज यहां तो आपको कभी बैलेंस शीट का काम नहीं पड़ेगा, आपको सीधे काम सीए इंटरमीडिएट में पड़ेगा। तो वहां तो भाई उस पर पूरा डिटेल में चैप्टर है, तो हम ये बैलेंस शीट को यहां डिस्कस नहीं करेंगे। जहां पे डिस्क्लोजर करने की बात आएगी तो वहां मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा, बट क्योंकि इसकी जरूरत नहीं तो हम इस पे डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, हाँ, आप चाहो तो आप इसे एक बार जरूर जरूर गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर दिस पर्टिकुलर यूनिट नंबर 1। तो 3 यूनिट है जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लीट होता है, दैट इज ऑल थ्योरी। अब लेकिन इसके आगे का जो पार्ट रहेगा उसमें मोजा ही मोजा रहेगा, बहुत ही उसमें मजा आएगा आपको, बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में काफी इंजॉय करोगे आप लोग कंपनी के। ठीक है, ओके, थैंक यू।